नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीसीआई में स्वागत है। आज तारीख है 19 दिसंबर 2025 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। कल मैंने 72 बीपीएससी के लिए जीरो से किस प्रकार हीरो बने उसकी पूरी गाथा बता दी थी, उसको जा कर के ज़रूर देखिएगा। मैंने 3 वर्ड भी दिए थे आपको, पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ इवेल्युएशन। ये 3 चीज़ों को अपना लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा जीवन में किसी भी चीज़ को करने का। आज के वीडियो हम लोग क्या सब पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। मेंस रिलेटेड 2 टॉपिक है जहाँ से मेंस में सवाल बन सकता है। एक सोशल इशू का ये टॉपिक है, ये यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन सोशल इशू, बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन सोशल इशू में एक सवाल तो गारंटी होती है बीपीएससी में भी, और वहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप, सांप्रदायिकता, राजनीति, जातिवाद, महिला का इशू, इस प्रकार के इशू से सवाल पूछे जाते हैं। ये नई टर्मिनोलॉजी है, लिव इन रिलेशनशिप, LGBTQ, ये सब मॉडर्न समाजों की कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग आज समझेंगे, जिसमें आप एक टॉपिक तो ये होगा। दूसरा जो होगा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज का वो है भारत और ओमान। भारत और ओमान के बीच में FTA साइन हुआ है क्या? बिल्कुल भी नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है। क्या अंतर होता है दोनों में? बोलने के लिए बोल देते भारत ओमान FTA साइन के, नहीं, दोनों बहुत अंतर होता है। अंतरों को भी समझेंगे क्योंकि आपसे सवाल अगर पूछा जाएगा इंटरव्यू में भी तो वहाँ पर आप बता सकते हैं। आपसे पूछेगा कि बताइए भारत ने ओमान के साथ CEPA किया है या FTA किया है, दोनों में क्या अंतर है, तो फिर आप क्या बताएंगे? पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि मैं ये बताऊंगा, ये चीज़ें इसके बारे में जानकारी होती थी। इसको ज़रा डिटेल में देखेंगे हम लोग। जी, ये जो बिल है दरअसल उसको BBG राम जी कहा जाता है, विकसित भारत जी राम जी कहा जाता है। मनरेगा का नया नाम है। इसमें परिवर्तन किया गया है। क्या परिवर्तन है? दोनों सदन से पास हो चुका है अब, तो इसलिए उसको आज हम लोग डिटेल में देखेंगे क्योंकि दोनों सदन से वो पास हो गया है। उसके अलावा भी एक और टॉपिक है, रामजी सुतार का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उनकी मृत्यु हो गई है, तो उसके बारे में भी ज़रा हम लोग देखेंगे, वहाँ से क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। ओमान जो है वो मेरे हिसाब से अरेबियन प्रायद्वीप का सबसे अलग देश है। आपको सऊदी अरब में दिखेगा कि भाई बड़े बड़े ऊंचे वहाँ पर स्काई कप्स बनाए जाते हैं, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई जाती हैं। UAE में भी दिखेगा, लेकिन ओमान कल्चरल रूप से सबसे समृद्ध है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ के कल्चर के साथ मॉडर्नाइजेशन का जो है वो यहाँ पर आपको दिखता है। यहाँ पर ऊंची बिल्डिंगों की जगह पर जो इस्लामिक शैली अरेबियन कल्चर है उसमें बने हुए बिल्डिंगों को आज भी ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो ओमान के बारे में ज़रा हम लोग अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो भारत ने साइन किया है उसका बेनिफिट क्या है और CEPA और FTA में अंतर क्या होता है। ठीक है, देखिए 18 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री जी की यात्रा हुई है। कहाँ? तो ओमान में, मस्कट इसका कैपिटल है। यह समझौता पश्चिम एशिया में भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करता है, जहां यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट एक मैकेनिज्म और अमेरिकी व्यापार नीतियों के कारण से जो चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, यूरोप का ये जो कानून है यूरोपियन यूनियन का, इसके तहत ये है कि अगर कोई उद्योग ज़्यादा कार्बन का एमिशन कर रहा है तो उसके सामान को हम यूरोप में नहीं बिकने देंगे। अब आपने तो तकनीक बना ली कार्बन एमिशन कम करने वाला, लेकिन विकासशील देश जैसे भारत जैसे देश जो हैं उनके पास तो ये तकनीक नहीं है। इसके कारण से एक तरीके से अप्रत्यक्ष टैरिफ हुआ, ये इनडायरेक्ट टैरिफ हुआ, जिसके कारण से आप क्या कर रहे हो, बाहर से आने वाले सामानों को कुछ हद तक रोक रहे हैं, अपने यहाँ के उद्योग को संरक्षित कर रहे हैं। संरक्षणवाद के नए नए तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें पर्यावरण का भी एक बहुत बड़ा इशू माना जाता है। दूसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति, पता ही है आपको, उन्होंने 50% ज़्यादा टैरिफ लगा रखी। मैक्सिको ने भी भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया, जिसके कारण से भारत को नए बाजार की तलाश है। उसी में यह ओमान जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। मोदी जी वहाँ पर गए और उन्होंने कहा हमारा साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट है, जिसके कारण से यह काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों के साथ भारत का दूसरा CEPA है। इससे पहले UAE के साथ में 2022 में साइन किया गया था। सऊदी अरब के साथ में ये चीज़ नहीं है अभी हमारा, लेकिन भारत सरकार ज़रूर कोशिश करेगी कि सऊदी अरब के साथ व्यापार पर कुछ बातचीत की जाए।
जिससे हम अरेबियन प्रायद्वीप में बहुत सारे सामान हम इंपोर्ट भी करते हैं, खासतौर से तेल हम वहाँ से लाते हैं। तो उस तेल के बिल को काउंटर करने के लिए हमें ढेर सारा एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, तो वही एक्सपोर्ट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। महत्व क्या होगा इसका ज़रा, तो उसको ज़रा शॉर्ट में समझेंगे, फिर अंतर को ज़रा समझेंगे कि क्या अंतर होता है, क्योंकि अंतर पूछ लिया जाता है कई बार इंटरव्यू में, कई बार आपसे मेंस एग्जामिनेशन में। पश्चिम एशिया भारत का प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। हम अपने आयात का तेल आयात का 60% हिस्सा यहीं से लाते हैं। 100 लीटर में से 60 लीटर तेल यहीं से आता है भाई। तो बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई, इसके अलावा खाड़ी देशों में अगर बात करें हम लोग तो इराक का भी नाम आता है भाई। मुख्य रूप से अगर एक शब्द में कहा जाए तो ये एरिया हमारे ऊर्जा सिक्योरिटी के लिए, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। मस्कट है भाई, मुस्कत नहीं है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ओमान के वाणिज्य मंत्री के बीच में ये चीज़ साइन हुआ और ऑर्डर ऑफ ओमान भी मिला है पीएम मोदी को। और सुल्तान, क्या नाम है इनका, हाइथम बिन तारिक इनका नाम है। इनको पश्चिम मोदी जी को ऑर्डर ऑफ ओमान से भी सम्मानित किया गया, ये भी आप याद रखिएगा। द्विपक्षीय व्यापार को 10.6 बिलियन से दोगुना करना है, 20 बिलियन तक ले जाना है। भारत के निर्यात को 2 ट्रिलियन लक्ष्य की ओर ले जाना है, ऐसा उसमें रखा गया है। 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात को हमें अचीव करना है, उसकी तरफ में बढ़ रहे हैं हम लोग। ये कुछ आंकड़े हैं जिससे आप यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। बाकी जो मुख्य हिस्सा है वो आंकड़ा नहीं है, मुख्य हिस्सा इसका महत्व है, जो अभी मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स बताए। और मुख्य हिस्सा होगा अंतर, उसको ज़रा हम लोग समझेंगे। कुल व्यापार और भारत का निर्यात आयात लिखा हुआ है, इससे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ये आप रेफरेंस के तौर पर या पॉइंट्स में उपयोग करेंगे आंसर राइटिंग के दौरान कि क्या हमारा व्यापार है। सवाल क्या पूछेगा आपसे, खाड़ी देशों के साथ बहते या अरेबियन प्रायद्वीप के देशों के साथ बढ़ते भारत के जो संबंध हैं उसके बारे में बताएं। तो आप 2022 के यूएई संबंधों की भी चर्चा करेंगे, ओमान के साथ भारत के संबंधों की भी चर्चा करेंगे। शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है कि भारत और ओमान के बीच में CEPA साइन हुआ है, इसके बारे में बताएं। तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि क्या भारत एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है, किस प्रकार से हमारे लिए बेनिफिशियल होगा ये, और क्या इसके पक्ष हैं, क्या इसके विपक्ष हैं, वो आपको बताना पड़ सकता है। माल ढांचा की अगर बात करें गुड्स फ्रेमवर्क की, तो ओमान 98.08% टैरिफ लाइन पर 0 ड्यूटी देगा। भारत के निर्यात का 99% का हिस्सा कवर करेगा, जैसे कृषि, चावल, केला, आलू, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स होते हैं, फार्मा, ऑटोमोबाइल। इस सेक्टर से जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, उस पर अब क्या होगा, उनके यहाँ पर पैसे टैक्स जो हैं वो कम देने पड़ेंगे, हमें टैरिफ कम देना पड़ेगा। सामान्य भाषा में उसको टैक्स ही कहा जाता है। भारत के 77.79% टैरिफ लाइन लिबरलाइज्ड, जो ओमान आयात का 94.81% कवर करेगा, जिससे क्या होगा, फेज आउट भी रखा गया है कि भाई आने वाले वर्षों में हम लोग इसको कम भी करेंगे। फिलहाल में टैरिफ को कम कर दिया गया मैक्सिमम गुड्स पर, जो आयात हम करेंगे या वो अगर आयात करेंगे तो उस पर मैक्सिमम जगहों पर टैरिफ जो है वो लगभग में 9 के बराबर में कर दिया गया है। सेवा क्षेत्र की बात करें तो ओमान 100% FDI इंडियन कंपनियों के लिए, अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, आर्किटेक्ट, मेडिकल, लॉजिस्टिक, इस प्रकार की जो कंपनियां वहां पर काम करेंगी उसमें 100% FDI भी हमारे यहाँ पर आने की संभावनाएं हैं। स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए भी उन्होंने बढ़ाया है कोटा, जिससे भारत के स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो हैं, जैसे H1B वीज़ा महंगे होने से भारत के IT इंजीनियर्स इन देशों में भी जा सकेंगे। तो ये कुछ पॉइंट हैं इसके तहत कवर किए गए, जो मैंने आपको व्यापार के बारे में बताया है कि किस प्रकार से व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा द्विपक्षीय निवेश को बढ़ाया जाएगा और इसका कुल प्रभाव जो है वो लॉन्ग टर्म में 2 ट्रिलियन आंका जा रहा है कि इसका करीब में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। ओके, बेनिफिट क्या हो सकता है इससे, अगर वो हम लोग देखेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसके बाद हम लोग मुख्य पॉइंट पर चलेंगे। ओमान के 40 बिलियन डॉलर आयात में भारत का शेयर वर्तमान में 10.24% है, जो बढ़ेगा, जिसको हम लोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वहाँ पर और कौन कौन से देश हैं, जैसे पाकिस्तान वहाँ पर एक्सपोर्ट करता है, बांग्लादेश करता है, इस प्रकार के देशों को हम रिप्लेस कर पाएंगे, क्योंकि हमारे गुड्स थोड़े से सस्ते बिकेंगे इनसे। प्रोफेशनल्स के लिए नए अवसर सृजित होंगे भाई, रोजगार बनेगा। रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। और अगर एक शब्द में कहा जाए तो भारत और ओमान के रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, हमेशा से ही अच्छे रहें। कभी भी हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है कि ख़राब हुआ हो, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा ही होगा। तो ये बेसिक जानकारी थी इस ट्रेड डील के बारे में, जहाँ से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब जो हम लोग समझेंगे वो है
CEPA और FTA में अंतर क्या होता है। अगर एक ही चीज़ होता है तो दोनों के लिए एक ही शब्द यूज़ किया जाता है कि भाई भारत ओमान के बीच में FTA साइन हुआ है। CEPA क्यों कहा जा रहा है? इसको कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और FTA को कहा जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसको कहा जाता है, जबकि इसको क्या कहा जाता है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में केवल ट्रेड नहीं आता है, वस्तु और मैन्युफैक्चरिंग के आयात निर्यात ही केवल नहीं आते हैं, बल्कि सेवा सेक्टर भी आता है, निवेश भी आता है और सभी प्रकार के संबंध आते हैं। जबकि FTA में क्या होता है? केवल वस्तुओं के आयात निर्यात पर टैरिफ कम करने की बात की जाती है। जरा इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं क्या है। जो दो देशों के बीच में आर्थिक संबंध को गहरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है CEPA, यह मुख्य रूप से माल यानी कि गुड्स, सेवाएं, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, बौद्धिक संपदा अधिकार, कृषि, पर्यावरण, श्रम मानक जैसे क्षेत्रों में कवर करता है। और उन सभी एरिया में जब दो देश एक साथ मिलकर के काम करने को राजी होते हैं, अपनी नीतियों को, अपने टैरिफ को लिबरल बनाने का प्रयास करते हैं, तब जाके बनता है CEPA। ठीक है। उद्देश्य क्या होता है CEPA का? देशों के बीच व्यापार, निवेश यानी कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, जो रोजगार को बढ़ावा देना, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। भारत ने UAE के साथ 2022 में, ऑस्ट्रेलिया के साथ 2022 में, UK के साथ 2024 में और ओमान के साथ 2025 में CEPA साइन किया है। ये समझौते भारत का जो लक्ष्य है कि भाई $2 ट्रिलियन तक हम अपने एक्सपोर्ट को पहुंचाएं अमृत भारत योजना के तहत में 2047 तक, उसको अचीव करने में ये सारे CEPA कहीं ना कहीं मदद करेंगे। ये आपको पता चल गया कि भाई CEPA का बेसिक क्या होता है। अब FTA किसको कहा जाता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी व्यापार को बढ़ावा देता है, लेकिन CEPA इससे अधिक व्यापक और गहरा होता है। FTA मुख्य रूप से माल और सेवाओं पर फोकस करता है, जबकि CEPA में निवेश, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और अन्य क्षेत्र भी शामिल होते हैं, जिसमें कुछ अंतर यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि पहला होता है FTA में गुड्स और सर्विसेज पर टैरिफ की कटौती की जाती है, जबकि CEPA में गुड्स, सर्विस, निवेश, इन्वेस्टमेंट, IPR, एग्रीकल्चर, पर्यावरण, ई-कॉमर्स, बौद्धिक संपदा, रोजगार, प्रवासी, इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर बातचीत की जाती है। CEPA सीमित होता है, जबकि FTA सीमित होता है, जबकि CEPA काफ़ी ज़्यादा व्यापक होता है। इससे FDI वगैरह भी आसान हो जाता है उस देश में सामने वाले देश से आना। टैरिफ में कटौती 80 से 90% की जाती है। इसमें 95 से 99% तक की टैरिफ की कटौती की जाती है, और जिसके कारण से CEPA को ज़्यादा बेहतर माना जाता है और भारत हमेशा ही CEPA पर ही जोर देता है। निवेश की बात करें तो इसमें सीमित प्रावधान होता है FTA में, जबकि इसमें निवेश के प्रावधान ज़्यादा बनाए जाते हैं, क्योंकि FDI हम वहाँ से अचीव करना चाह रहे होते हैं कि हमारे देशों में ज़्यादा से ज़्यादा FDI आए। कहाँ से? तो सामने वाले देश से, जैसे ओमान से, ऑस्ट्रेलिया से, UK से, इन सभी देशों से। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत और सिंगापुर के बीच में FTA 2005 में साइन किया गया था, और भारत और UAE के बीच में, भारत और ओमान के बीच में CEPA साइन किया गया है। ये कुछ मुख्य अंतर थे जिसको आप याद रखिएगा। यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर FTA का हम लोग देखेंगे तो तत्काल निर्यात को बढ़ावा मिलता है, छोटे बाज़ारों के लिए उपयुक्त होता है। वहीं पर CEPA बड़े बाज़ार के लिए लॉन्ग टर्म में ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। सिंगापुर तुलनात्मक रूप से छोटा बाज़ार है, जबकि ओमान और उसके अलावा UAE, UK, ऑस्ट्रेलिया ये ज़्यादा बड़े बाज़ार हैं जिसको हम कवर करना चाह रहे होते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, अंतर को भी याद रखिएगा। जो सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्या डील हुआ है, वो भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा IR में जो हम पढ़ेंगे भारत और ओमान संबंध, तो उस दौरान मैं आपको आर्थिक, सामाजिक, कल्चरल, रणनीतिक, राजनीतिक सभी प्रकार के संबंध भारत और ओमान के पढ़ाऊँगा। लेकिन इसमें एक चीज़ अभी भी बाकी है, वो है क्या? मैपिंग। देखिए ये है ओमान, ये ओमान है, ठीक है। आपने कभी किसी झगड़ा लड़ाई में इस देश का नाम नहीं सुना होगा। जैसे ईरान है, सऊदी अरब है, लड़ते रहते हैं, यमन में भी लड़ाई चल रही है, लेकिन आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा कटा हुआ रहता है। ये इसका मस्कट कैपिटल है, यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान के ठीक किनारे है, यानी कि इसका कैपिटल जो है वो समुद्र के किनारे है। ये भी याद रखेंगे आप। ओमान के जो पोर्ट हैं वो भारतीय नेवी के लिए ओपन है, भारत की नेवी उसको यूज भी करती है। सीमाओं की बात करेंगे तो गल्फ ऑफ ओमान इसके दक्षिण उत्तर में है, पूरब में इसके इंडियन ओशियन है, अरेबियन सी, और पश्चिम दक्षिण में बात करें तो यमन है इसके,
पश्चिम में सऊदी अरब और यूएई है, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये ज़रूर याद रखिएगा। तो इस पूरे हिस्से को याद रखेंगे तो थोड़ा सही रहेगा। और नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इसकी राजधानी मस्कट है, बाकी सब कुछ तो पता ही होगा आपको, सीमाएं बता ही दी मैंने। राजशाही शासन प्रणाली क्या है, तो मोनार्की है, राजशाही प्रकार का शासन है। अरबी भाषा यूज होता है। मुख्य धर्म कौन सा होगा, तो इस्लाम मुख्य धर्म होगा। ये सब कुछ तो बताने की आवश्यकता है भी नहीं। लिव इन रिलेशनशिप नॉट इलीगल, स्टेट ड्यूटी टू प्रोटेक्ट, हाई कोर्ट ने कहा है। कौन से हाई कोर्ट, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये चीज़ कहा है। हाई कोर्ट का नाम अभी इलाहाबाद ही है, प्रयागराज हाई कोर्ट नाम नहीं पड़ा है उसका। तो लिव इन रिलेशनशिप, इस प्रकार के जो टॉपिक हैं ये सोशल इशू में पूछे जाते हैं। यूपीएससी मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं कई बार। बीपीएससी मेंस में GS1 पेपर में एक सवाल आता है कई बार सोशल इशू से, जैसे संप्रदायवाद, धार्मिक कट्टरता। संप्रदायवाद भी इसी के तहत आता है। संप्रदायवाद को पढ़ना होता है, संप्रदायवाद को पढ़ना होता है। कब पढ़ते हैं, चैलेंजेज में, जहाँ पर आप भारत के भारत का जो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी है, जहाँ पर हिंदू आबादी, मुस्लिम आबादी, सिख, ईसाई, इन सब के बारे में आप पढ़ते हैं यूपीएससी मेंस पेपर के लिए, तो वहीं पर उसके चैलेंजेज में संप्रदायवाद को पढ़ना होता है। तो उसी प्रकार से जब आप इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, मॉडर्न जो आजकल के इशूज़ हैं समाज के, जैसे ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, LGBTQ के इशू हैं, तो ये मॉडर्न समाज के शहरी भागों के इशू हैं। तो इसको आपको पढ़ना ही पड़ता है, इसके पक्ष विपक्ष में पॉइंट को तैयार करना पड़ता है। और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, महिला हों पुरुष हों, जैसे ये चीज़ चर्चा में है, तो आप उम्मीद करिएगा कि आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आप कितना भी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स सोच विचार के होंगे, कुछ भी होगा, वहाँ पर लिबरल तरीके से ही जवाब देना होता है। वहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं कि बजरंग दल बन गए कि हम तो मार के भगा देंगे, ऐसा नहीं करना होता है। इसके अगर हाई कोर्ट ने इसको सपोर्ट किया है, सरकार भी इसको सही मानती है, तो आप इसको गलत नहीं बता सकते इंटरव्यू में, ठीक है। आप भले अपने मन में बोलिए, कॉपी पर भी नहीं लिखना है और कहीं इंटरव्यू में भी नहीं बोलना है, जिससे निगेटिव ना जाए आपके पक्ष में, ठीक है। क्या है इशू, तो 12 महिलाएं हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में डाला था कि भाई हमें सिक्योरिटी की आवश्यकता है और हमें खतरा है, खतरा समाज से है, खतरा पुलिस हमारे परिवार से है, तो और पुलिस का काम है कि हमारी सुरक्षा करे। तो हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कोई व्यक्ति अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, उसने शादी नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मूल अधिकार नहीं प्रदान किया जाएगा। तो इसी के कारण से यह फैसला आया है, जिसमें हम लोग समझेंगे कि क्या है ये और क्या इशू है, कब इसमें लीगल बनाया गया, कब इसको, और क्या इसके पक्ष में पॉइंट हैं, क्या इसके विपक्ष में पॉइंट हैं, क्यों इसका विरोध किया जाता है, क्यों इसका सपोर्ट किया जाता है। दोनों का अपने अपने जायज़ तर्क होते हैं। हमें बस तर्कों को पढ़ करके आगे बढ़ जाना, हमें जज नहीं बनना है, ऑफिसर बनना है आपको। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप अवैध नहीं है और राज्य का कर्तव्य है, राज्य यानी कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36। आर्टिकल 12 में भाग 3 के लिए राज्य की परिभाषा दी गई है, भाग 3 संविधान मूल अधिकार के लिए राज्य की परिभाषा दी गई है, और आर्टिकल 36 में भाग 4 के लिए DPSP के लिए राज्य की परिभाषा दी गई है। तो इस राज्य का कर्तव्य है, राज्य का मतलब यूपी बिहार ये नहीं है, राज्य का मतलब सरकार, कि वह हर नागरिक की सुरक्षा करे, चाहे जोड़े की वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, चाहे जोड़े की वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, चाहे उन्होंने डाइवोर्स ले लिया हो, चाहे सफल विवाह हो उनका, चाहे वो रिलेशनशिप में रह रहे हों, कुछ भी हो, राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा, निवासियों की सुरक्षा करे, और वहाँ पर राज्य अपने दायित्व से मुकर नहीं सकता है। इसको जरूर याद रखिएगा। कोर्ट ने 12 महिलाओं की याचिकाओं पर सुनवाई करने के दौरान पुलिस प्रमुख को तत्काल सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया। जस्टिस विवेक कुमार सिंह है, उन्होंने सिंगल बेंच ने कहा कि असंवैधानिक स्थिति के बावजूद राज्य को नागरिकों की रक्षा करनी ही चाहिए, इसलिए यह दायित्व बनता है कि राज्य जो है इन्हें प्रोटेक्शन दें, इनको सुरक्षित करें। याचिका क्या है, तो 12 महिलाओं ने लिव इन पार्टनर के साथ रहने की सुरक्षा मांगी। पुलिस ने अविवाहित होने का हवाला देकर इनकार कर दिया, जिसके खिलाफ याचिकाएं दायर की गई थी, और उसी में इसने आदेश दिया गया है कोर्ट के। सरकार ने जो कहा, सरकार ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप सामाजिक ताने बाने को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। सामाजिक ताने बाने क्या होते हैं, समाज के कुछ सभ्य समाज जब मैं बोलता हूँ तो वो समाज जो कुछ हज़ार वर्षों में, कुछ 100 वर्षों में डेवलप हुआ है, कुछ 1000-100 वर्षों में डेवलप हुआ है। उससे पहले भी तो समाजें थीं, है ना, उसमें तो नहीं था ये सब चीज़ें। खैर चलिए, समाज निर्माण के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए, उन्हीं में से एक सबसे महत्वपूर्ण कदम था धर्म, और दूसरा था क्या, तो वो था वैवाहिक संबंध।
नहीं तो पहले अगर पढ़ेंगे तो उसमें वैवाहिक संबंधों का कहीं पर कोई जिक्र नहीं होता है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें मौजूद ही नहीं थी। सरकार ने बोला कि सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाती है, कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, कहा कि यह अवैध नहीं है, इलीगल नहीं है, दैनिक रूप से नवीकृत होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है, विवाह के बिना साथ रहना अपराध नहीं है, ऐसे रिश्ते से जने बच्चे को कानूनी दर्जा मान्य है। और एक चीज़ बताता हूँ, अगर प्राचीन भारत का अध्ययन करेंगे तो एक प्रथा मिलती है जिसमें केवल बच्चे पैदा करने के लिए, जैसे कई बार क्या होता है, कुछ महिलाएं हैं जो शादी करना चाहती हैं तो वो तो अपने पति के साथ रहेंगी, कुछ महिलाएं हैं जो स्वतंत्र रहना चाहती हैं, बिना शादी के रहना चाहती हैं तो वो भी रहेंगी। प्राचीन भारत में ये सिस्टम था वैदिक काल में कि कुछ महिलाएं हैं जो शादी नहीं करना चाहती लेकिन बच्चे करना चाहती हैं, तो वो क्या कर सकती हैं, या उनके पति के साथ उनके चाइल्ड को लेकर के कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में केवल दूसरे पुरुष के साथ इसलिए संबंध बनाया जाता था कि बच्चे पैदा हो सके। ये अपने ही समाज की बात है, इस प्रकार के समाज थी। धीरे धीरे ये अवधारणाएं खत्म हो गई, महिलाओं के ऊपर में थोड़ा सा ज़्यादा अधिकार स्थापित किया गया और विवाह जैसे चीज़ों का फिर कठोरता से लागू किया गया। तो प्राचीन से अभी तक आएंगे हम लोग। वर्तमान समाज में वेस्टर्न कल्चर इसको कह दिया जाता है, लिव इन रिलेशनशिप वगैरह को, लेकिन पूरी दुनिया में कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार से मौजूद हैं। जैसे भारत में कई सारे ऐसी जनजातियां हैं जो विवाह से पहले युवक और युवती जो हैं उनको छोड़ दिया जाता है सेपरेट तरीके से रहने के लिए, ताकि वो अपने पार्टनर को समझ सके क्या है वो क्या नहीं है, हर प्रकार से उसकी जांच परख कर सके। अपने देश में कई सारे ऐसे जनजातियां मौजूद हैं जिनमें ये रीति रिवाज आज भी मौजूद है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या बताया, बेसिक सा जानकारी दिया हिस्ट्री और कल्चर की। अब ज़रा समझते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा है और क्या यह वैध है, क्या यह अवैध है, इसको ज़रा हम लोग समझते हैं। भारत में लिव इन के पक्ष और विपक्ष में देखेंगे, कुछ एक दो इशूज आएंगे, कुछ आर्टिकल की बात करेंगे हम लोग, और उसके अलावा कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उसकी बात करेंगे। लिव इन रिलेशनशिप जोड़े को विवाह के बिना बंधन के एक दूसरे को गहराई समझने का अवसर देता है, जहाँ पर वे दैनिक जीवन, वित्तीय जिम्मेदारी, भावनात्मक संगतता परख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के खुशबू बनाम कन्नमल मामले में कहा था कि वयस्कों को अपनी पसंद के साथ रहने का मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 में ये कहा गया कि वयस्क को अपने पसंद के व्यक्ति के साथ में रहने का मौलिक अधिकार है, और पसंद के व्यक्ति में मेल फीमेल भी आते हैं, मेल भी आते हैं आजकल के दौर में। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया है। आधुनिक युवाओं के लिए जहां कैरियर प्राथमिकता है, यह रिश्ता शादी से पहले ट्रायल पीरियड की तरह में काम करता है, जिससे क्या होगा भाई, आप जिसके साथ विवाह करने वाले उसे परख लें कि क्या है ये आदमी क्या नहीं है, कहीं सारा कुछ झूठ तो नहीं बोलता है। लेकिन बात इतना सिंपल थोड़ी ना होता है, ज़रा इसके हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को भी समझेंगे कि इससे चुनौतियाँ क्या उत्पन्न हो रही उसको भी समझेंगे। दूसरा जो पक्ष में पॉइंट है वो महिलाओं का सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता। जरा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, डाइवोर्स रेट का कम होना किसी समाज के लिए सही है या गलत है? ये उसी प्रकार का सवाल है जैसा सवाल है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा। डाइवोर्स रेट का कम होना किसी समाज के लिए सही है या गलत है, ये हम डिसाइड कर ही नहीं पाएंगे। जैसे पुर्तगाल, वहाँ पर 95% डाइवोर्स रेट है, यानी कि 100 में से 95 रिश्ते टूट जाते हैं, जबकि भारत में 1% है, यानी कि 100 में से 99 रिश्ते कभी नहीं टूटते हैं। लेकिन डाइवोर्स रेट के कम होने का एक फ़ायदा है कि भाई समाज हमारा थोड़ा सा स्थिर तरीके से बढ़ता है, माँ बाप और परिवार का जो कॉन्सेप्ट है वो जीवित बचा हुआ है। लेकिन इससे कम होने का एक बहुत बड़ा नुकसान है कि बहुत सारे महिला एंड पुरुष दोनों ही जिस रिश्ते से खुश नहीं है उसमें घुट घुट करके पूरा जीवन निकालते हैं। तो इसी प्रकार से इस प्रकार के सवाल हैं, इनसे हमें बचाने का काम करता है ये नए कॉन्सेप्ट जिसको लिव इन रिलेशनशिप कहा गया है, जहाँ पर आप पहले ही परख लें कि आदमी सही है या ख़राब है, या औरत सही है या ख़राब है। इसको ज़रा समझते हैं। देखिए क्या है, कोर्ट ने कहा है, मेरे शब्द नहीं है बंधुओं, ये रिश्ते महिलाओं को पारंपरिक विवाह के दबाव, दहेज, परिवार की मर्जी, सामाजिक अपेक्षाओं से मुक्ति देता है।
पुरुषों को भी मुक्ति देता है, महिला पुरुष दोनों को ही। सुप्रीम कोर्ट के डी वेलुस्वामी बनाम डी पंचीयमल 2010 फैसले में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत लिव इन को घरेलू रिश्ता माना गया, जिसमें महिलाओं को रख रखावट का अधिकार भी मिला, मेंटेनेंस का भी अधिकार मिला। इससे आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है क्योंकि महिलाएं बिना किसी कानूनी बंधन के रिश्ता समाप्त कर सकती हैं। संपत्ति में हिस्सा यदि योगदान दिया हो तो दावा कर सकती हैं, या अगर नहीं रहना है तो बस्ता उठा के चल देना वाला कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर। ठीक है, ये दूसरा इसका पक्ष पॉइंट हो गया। तीसरा हो गया कानूनी मान्यता और लचीलापन। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा शर्मा बनाम वी के शर्मा में लिव इन को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया है, जैसे सहमति आधारित या अवैध संबंध, और कहा कि सहमति वाले रिश्ते अवैध नहीं होते हैं। यह लचीलापन देता है जहाँ रिश्ते दैनिक सहमति पर निर्भर होता है, जहाँ पर रिश्ते कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, है ना, कोई जन्म जन्मांतर तक जीने मरने की कस्में नहीं होती हैं, है ना। तो ये चीज़ में कहा गया है। बिना तलाक के जटिल प्रक्रियाओं को समाप्त हो सकता है, बच्चे को भी कानूनी दर्जा मिलता है, ये इसमें कहा गया। हालिया फैसला भी इसी के पक्ष में था। विपक्ष में क्या होता है? सामाजिक कलंक और पारिवारिक असुरक्षा। विवाह क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछा जाए, ये पढ़ना होता है गुरु, पूछा जाता है, ये शब्द का उपयोग करना होता है कि मैरिज जो है वो एक संस्था है। मैरिज भारत में एक संस्था होती है। मैरिज भारत में क्या होती है? एक संस्था होती है। ये क्या है भाई? क्यों मैरिज और बिना मैरिज में इतना अंतर होता है? क्यों विवाह जो होता है उसमें समाज के सभी लोगों को बुलाने का प्रयास किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ? क्योंकि समाज जो है उनको सहमति दे देता है, अपना सहमति देता है कि हाँ अब आप ये जो कपल हैं ये साथ में रहेंगे समाज में। जबकि जो बाकी लिव इन रिलेशनशिप होता है या वैसे जो रिलेशनशिप होते हैं, इसको समाज की सहमति नहीं मिली होती है, अनुमति नहीं मिली होती है। इसलिए बिना अनुमति हो गया, और एक हो गया विथ अनुमति। रह तो वही लोग रहे हैं, एक विवाह के बिना और एक विवाह के बाद, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है, क्योंकि समाज ने आपको दे दी है सहमति कि अब आप साथ में रहेंगे, लेकिन दूसरे जगह पर अनुमति नहीं मिली हुई है। इसके कारण से कई सारे चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। सरकार के स्तर पर भी होती है, समाज के स्तर पर भी होती है, और कानूनी स्तर पर भी इससे चुनौतियां उत्पन्न होती है। जैसे अगर LIR है, लिव इन रिलेशनशिप है, उसमें बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो फिर किसकी जिम्मेदारी होगी बताइए। इस प्रकार की चुनौतियां भी उत्पन्न होती हैं। जरा इसको समझते हैं कि क्या है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। भारतीय संस्कृति में विवाह को पवित्र माना जाता है, इसलिए लिव इन को सामाजिक ताने बाने को तोड़ने वाला कलंकित किया जाता है। जहां परिवार या समाज से बहिष्कार झेलते हैं, खासकर महिलाओं को चरित्रहीन कहकर हिंसा या धमकी का सामना करना पड़ता है। पुरुषों को भी। NCRB डेटा से पता चलता है कि 2023 में लिव इन जोड़े पर हमले के मामले 15% बढ़े हैं। पुलिस अक्सर अवैध रिश्ता का हवाला देकर सुरक्षा से इनकार कर देती है कि हमें मतलब नहीं, आप हो ही कौन। आपने मोरल पुलिसिंग करते देखा है क्या लोगों को? घुस गए किसी पार्क में, कांस्टेबल बन जाते हैं, या फिर SI बन गए तो चलो आज वीडियो बनाते हैं। घुस गए किसी पार्क में, किसी भी कपल को पकड़ लिया कि हाँ कहाँ से आए हो, मम्मी को फ़ोन लगाऊं, पिताजी को फ़ोन लगाऊं, ये अवैध है, सस्पेंड होते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक महिला सस्पेंड हुई है। ये आपको करने का अधिकार ही नहीं है। कानूनी अस्पष्टता और संपत्ति को लेकर विवाद मौजूद है। बच्चे और लंबे समय के प्रभाव जो हैं वो इसको कहीं न कहीं चैलेंज बनाते हैं अभी भी, कि क्या इसका भविष्य हो सकता है। तो ये कुछ पक्ष और विपक्ष में पॉइंट हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये सोशल इशू के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे ज़रूर याद रखिएगा और आंसर राइटिंग भी इस पर कर लीजिएगा। इसके पक्ष विपक्ष में पॉइंट लिख लीजिएगा। कुछ 2-4 केस के नाम मैंने बताए हैं, उनका नाम याद रखिएगा। और अगर सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में तो साम्यता के साथ में बिल्कुल संतुलित जवाब देना है, क्रांतिकारी नहीं बनना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है जी राम जी बिल, क्लियर बोथ हाउस। जी राम जी, जी राम जी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम इतनी आसानी से एक योजना से हटा दिया गया। मनरेगा जिसका नाम था और उसको कर दिया गया जी राम जी। बिल क्लियर, दोनों हाउस से क्लियर हो गए। विपक्ष और कई सारे सांसद मांग कर रहे थे भाई इसको ज्वाइंट कमेटी के पास भेजा जाए, लेकिन नहीं भेजा गया और आसानी से क्लियर हो गया दोनों हाउस से। ये जरा इसको समझेंगे कि अंतर क्या है इसमें और मनरेगा में। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि क्या है जी राम जी, इसके बारे में बताएं।
लोकसभा ने गुरुवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर दिया जाए। विपक्ष के ध्वनि हंगामे के बीच में ये मुख्य रूप से पारित हो गया। मुख्य बदलाव जो किया गया है, पहले 90 और 10 का था कि भाई 90 रुपया सभी राज्यों को केंद्र सरकार देगी और 10 रुपया राज्य सरकार देगी। इसको चेंज करके 60 और 40 और 90 और 10 कर दिया गया है। यानी कि विशेष राज्यों के 90-10 तो है ही, लेकिन बाकी जो राज्य हैं उनके लिए 60 और 40 कर दिया गया है। खर्च में कटौती की गई है। वर्तमान में 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, लेकिन नए बिल में 60 और 40 का फंडिंग कर दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि योजना को कमियों को दूर कर रहे हैं, लेकिन गांधी जी का नाम हटा के कौन सी कमी दूर की है आपने। खैर, गांधी इतने बड़े हैं ना कि ऐसे 1000 योजनाओं से उनके नाम हटा दिया, सारी मूर्तियां तोड़ दीजिए, सारे सड़क बंद कर दीजिए उनके नाम के, फिर भी वो जिंदा रहेंगे, क्योंकि विचार है, वो कोई व्यक्ति नहीं है। मनरेगा और जी राम जी बिल में अंतर क्या है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू हुआ, जो ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का न्यूनतम मजदूरी आधारित रोजगार गारंटी देता है। जी हाँ, 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। मनरेगा योजना थी जो ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचे, सड़क, तालाब, वनारोपण पर फोकस करती थी और 2025 तक इस योजना पर 2.13 लाख करोड़ रुपये खर्च हुआ, जो 5 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाती थी। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। जी राम जी को बीबी जी राम जी भी कहा जाता है। विकसित भारत जी राम जी योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी संशोधन विधेयक 2025 लाया गया। मूल मनरेगा में बदलाव लाया गया है। 18 दिसंबर को दोनों सदन से पारित हो गया। बिल योजना को दक्ष बनाने का दावा करता है, लेकिन कई सारे जगहों पर कटौती भी की गई है। मुख्य अंतर जो है उसमें पहला है फंडिंग का। पहले 100% फंडिंग था, अब 60 और 40 और 90 और 10 का फंडिंग कर दिया गया है। खर्च और बजट आवंटन। मनरेगा में कुल खर्च वेतन प्लस सामग्री पर कोई सीमा नहीं। 2025 में 2.13 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जी राम जी में सामग्री खरीद जैसे सीमेंट, स्टील पर केंद्र का नियंत्रण बढ़ा है। कुल खर्चे से 20% तक इससे कम हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि इससे हम क्या करें, योजना को फंडिंग के दृष्टिकोण से हम काफ़ी ज़्यादा दक्ष बना रहे हैं, योजनाओं को। विपक्ष ने कहा कि यह गांधी के नाम पर धोखा है। कार्यान्वयन पारदर्शिता की बात करें तो मूल योजना में राज्य स्वतंत्र रूप से कार्यान्वित करते हैं, लेकिन जी राम जी में केंद्र सामग्री खरीद पर निगरानी रखेगा, कितनी सामग्री खरीदी जा रही है। भ्रष्टाचार रोकने का दावा किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष ने कहा है कि यह राज्यों की स्वायत्तता को छीनने का काम किया जा रहा है। दोनों में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी है, लेकिन 125 दिन किया गया है। नई वाली योजनाओं में जी राम जी में 125 दिन किया गया है। विपक्ष ने चेतावनी दी कि इससे किसान फिर से सड़क पर उतरेंगे इत्यादि इत्यादि, लेकिन 125 दिन जो है वो सीजनल है। जिस सीजन में पहले क्या था कि भाई सीजन डिसाइड नहीं था, आप किसी भी सीजन में काम मांगने जाइए आपको काम मिलते थे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। लेकिन अब इसमें क्या है, सरकार नोटिफाई करेगी कौन सा एरिया ग्रामीण है, सरकार नोटिफाई करेगी किस सीजन में आप काम मांग सकते हैं। उस ग्रामीण एरिया में पर्टिकुलर सीजन में जब आप काम मांगते हैं तब जाके आपको काम मिलेगा। यानी कि पहले था डिमांड बेस्ड कि हम काम मांगने गए हैं, अब हो गया है सप्लाई बेस्ड कि कितने काम क्रिएट हुए हैं उतने ही काम आपको दिए जाएंगे। ये मुख्य अंतर है। यहाँ सवाल पूछेगा मनरेगा के बारे में, मैं पिछले 3 दिन पहले मैंने बताया था, 3 से 4 दिन पहले, उसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मनरेगा से एक सवाल बन सकता है आपके इंटरव्यू में और मेंस एग्जामिनेशन में भी बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो बनाने वाले थे, क्या नाम था उनका, राम जी सुतार, उनका डेथ हो गया है। ठीक है, तो रामवनजी सुतार इनका नाम था, रामवनजी सुतार। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सहित कई सारे चीज़ें इन्होंने बनाई थी। बहुत बड़े मूर्तिकार थे भारत के। 18 दिसंबर 2025 को विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवनजी सुतार का 100 वर्षों की आयु में निधन हो गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा के रचयिता यही थे। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। सुतार ने गुजरात से असम तक भारत के सांस्कृतिक धरोहर का मूर्त रूप दिया है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलोर में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा और कई सारे महत्वपूर्ण जो प्रतिमाएं हैं वो इन्होंने रामवनजी सुतार जी ने बनाए थे। 19 फरवरी 2025 को महाराष्ट्र के धूले में इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही मूर्ति कला इत्यादि में थे। JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा इन्होंने ही बनाया था। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलोर में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा। अन्य जैसे महात्मा गांधी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, सुभाष चंद्र बोस,
छत्रपति शिवाजी महाराज और इन सभी के प्रतिमाएं इन्होंने बनाई है। इनको पुरस्कारों की हम लोग बात करें तो पद्म भूषण 2016 में सम्मानित किया गया, पद्मश्री 1999 में सम्मानित किया गया, ऑर्डर ऑफ कल्चरल हार्मोनी 2025 में नवंबर में इनको सम्मानित किया गया है। सुतार की मूर्तियां जीवंत और भावनात्मक पूर्ण होती थी। वे कहते थे कि मूर्ति में आत्मा डालनी होती है और वही आत्मा डालने वाले सुतार जी अब नहीं रहे। तो ये न्यूज़ भी याद रखिएगा, इनके अवार्ड्स के बारे में पूछा जा सकता है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। आज के यही 3 टॉपिक थे जहाँ सवाल बन सकते हैं। कौन कौन से? एक रामवंजी सुतार, एक हमने जी राम जी पढ़ा, एक लिविंग रिसर्च पढ़ा है, और उसके अलावा एक कौन सा पढ़ा है तो भारत ओमान CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CEPA में अंतर को भी समझा है। डेली पढ़िए, डेली पढ़िए और डेली पढ़िए। अनुशासन लाइए अपने अंदर, पेशेंस लाइए, और कंसिस्टेंसी तो सबसे मुख्य चीज़ होता है इसमें, ठीक है। सेल्फ इवेल्युएशन भी करना है कि मैंने आज क्या पढ़ा है, क्यों पिछले एग्जाम में मेरा नहीं हुआ, मेरा मेंस में क्यों नहीं हुआ, इंटरव्यू में क्यों नहीं हुआ, प्रीलिम क्यों नहीं हो पा रहा है। ये इवेल्युएशन डेली करना है, डेली देखना है कि कौन सी कमियां की हैं मैंने, क्या मेरी गलतियां हैं। दूसरे को मत बताइए, मुझे भी मत बताइए, किसी को भी मत बताइए, खुद को बताइए सबसे पहले कि मेरी ये कमियां हैं। कमियों को लिख लीजिए, देखिए उनमें से क्या क्या दूर कर सकते हैं आप, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।